नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान और तूफान देखने के लिए मिल रहा है। भले ही 12 दिन के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो गया हो, सरकार बन गई है महाराष्ट्र की, लेकिन वहां का सियासी घमासान थम नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे ने भले ही प्रेशर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली हो, लेकिन जो उनकी तमाम शर्तें हैं वो अभी वही की वही बनी हुई है। और यही वजह है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि उनको गृह मंत्रालय हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तब उनके पास गृह मंत्रालय था, और अब जब उनका डिमोशन हुआ है तो अब उनको भी गृह मंत्रालय चाहिए। लेकिन किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र की गुत्थी जो है वो उलझी हुई है, जहां एक तरफ अजीत पवार के वारे न्यारे होते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से लेकर भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार पर निछावर हुए जा रही है, और लग रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको चाहिए थी वो शायद उनको मिल जाए। और इसके अलावा भी आपको पता ही है कि जिस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, एक के बाद एक किस तरह के केसेस का निपटारा किया जा रहा है। तो लगातार झोली भर के अजीत पवार को दिया जा रहा है, लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे को पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। वजह यह भी है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो उन दोनों की पॉलिटिक्स करने का स्टाइल लगभग एक जैसा ही है। उनका वोट बैंक भी वही है जो हार्ड हिंदुत्व पर यकीन करता है, और यही वजह है कि अजीत पवार सॉफ्ट हिंदुत्व कह लें या फिर एक तरह से मुसलमान भी उनको कहीं ना कहीं वोट करते हुए नजर आते हैं। उनको वो टोपी पहनने में ऐतराज नहीं है। उन्होंने बटोगे तो कटोगे इस तरह के तमाम नारों का भी उन्होंने विरोध किया था। और उनकी पॉलिटिक्स और उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी से अलग है। और वहीं अगर जब हम एकनाथ शिंदे की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे का वोट बैंक वही है जो भारतीय जनता पार्टी का है। तो पहले उद्धव ठाकरे को निपटाया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, और उनको देखिए कैसे महाराष्ट्र में उनको एक तरह से कॉर्नर कर दिया गया। और अभी जो नतीजे सामने आए हैं उनमें उनकी सीटें जाहिर सी बात है बहुत कम है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे को पूरा सोच विचार करने की जरूरत है कि उनके आगे की सियासत किस तरह की होने जा रही है। और वहीं क्या अब उद्धव ठाकरे वाला ही हाल क्या एकनाथ शिंदे का भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक्सपर्ट है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर उसे उठाकर फेंक दो। ये वो बहुत सारे पार्टीज के साथ, नेताओं के साथ करती रही है। उद्धव ठाकरे उसकी मिसाल है। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल से लेकर आप अलग अलग जगहों पर जो उनके गठबंधन हुए हैं उन सबका हश्र आप देख लीजिए। एकनाथ शिंदे को यही डर सता रहा है। एकनाथ शिंदे को यह पता है कि उन्होंने किस तरह से धोखा देकर अपनी ही पार्टी के दो फाड़ किए, उसके बाद वो अलग हुए, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब जब एक बार फिर से वो 57 सीटों के साथ आए हैं तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पास ना तो कोई पावर होती है, ना ही उसकी उस तरह की कोई हैसियत होती है। ये एक तरह का टोकनिज्म होता है कि आपको टोकन के तौर पर कुछ दे दिया गया है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अब चाहते हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए वहां के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। 12 दिन के लंबे इंतजार के बाद एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री ने शपथ ली, विधानसभा के अध्यक्ष का भी चयन कर लिया गया है। इस बीच जो विपक्ष है उसने बायकॉट पूरी तरीके से किया, शपथ उसने नहीं ली है। आज भी जो प्रोसीडिंग होने वाली थी विधानसभा की उसका भी उसने बायकॉट किया है, और लगातार वो महाराष्ट्र में चुनावी धांधली को लेकर सवाल उठा रही है। कल आपको पता ही है कि ईवीएम को लेकर जो विरोध हुआ था उसमें शरद पवार ने मार्कवाड़ी जाकर वहां पर उसमें शामिल वो हुए थे, और एक नई, एक तरह का पूरा एक प्लेटफॉर्म, या हम कह सकते हैं एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि इस चुनावी धांधली को लेकर आगे क्या किया जाना है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, या आगे चुनाव आयोग पर किस तरह का दबाव बनाना है, या कोई आंदोलन करना है। इस सब को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उद्धव ठाकरे खामोश जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे खुलकर इस पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सीधे तौर पर लग रहा है कि चाहे शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब ईवीएम को लेकर आर या पार, यानी कि चुनाव
चुनावी धांधली को लेकर आर्या पार हर कीमत पर करना है। और वहीं अडानी का मुद्दा किसी भी कीमत पर और संभल का मुद्दा किसी भी कीमत पर विपक्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता ही है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में पूरी तरीके से ये पहली बार शायद इतिहास में देखने के लिए मिल रहा हो कि विपक्ष चाहता है कि कार्यवाही चले, सुचारू रूप से चले, सवालों के जवाब दिए जाएं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो अडानी के ऊपर जिस तरह से विदेश की धरती पर जो भी उनके ऊपर कार्यवाही जो हो रही है या धोखाधड़ी और रिश्वत देने का जो इल्जाम उनके ऊपर लगा है, उसको लेकर सरकार जवाब दे, लेकिन उस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है। और एक नए तरीके की रणनीति इख्तियार की गई है राज्यसभा और लोकसभा में। ओम बिरला और धनखड़ का रवैया तो आपने देखा है लगातार ही, लेकिन इस बार जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है लोकसभा की, राज्यसभा की, और जैसे ही विपक्ष अपनी बातों को रखता है, फौरन कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि सरकार जब तक चाहती है कि कार्यवाही चले तब तक चलती है, लेकिन विपक्ष जब चाहता है कि सुचारू रूप से कार्यवाही चले और जो अहम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर सरकार जवाब दे, उस पर आप ये देखिए कि किस तरह से, चाहे वो ओम बिरला हो और खासतौर पर मैं यहां पर धनखड़ की बात करना चाहूंगी, वो लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं। आज हमने देखा कि खड़गे के साथ किस तरह से जो धनखड़ हैं उनकी कहासुनी हमें देखने के लिए मिली। और खड़गे ने तो खास साफ तौर पर यह कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या है, जिस तरह से विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। और न सिर्फ दबाया जा रहा है, बल्कि आप ये देखिए कि एक लाइन कोई बोलता है और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अचानक सभापति जो है वो उठ खड़े होते हैं और उसके बाद लेक्चरिंग करते हुए विपक्ष को नजर आते हैं, मानो कि कोई क्रिमिनल एक्ट विपक्ष कर रहा है, सरकार को जवाबदेह बनाकर, सरकार से सवाल पूछकर। तो पहले एक दूसरी तरह की रणनीति की थी कि अगर जब शोर शराबा हो, विपक्ष अपनी आवाज को ऊंचा करे, जवाबदेह बनाए सरकार को, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अब जबकि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, 234 से ज्यादा की संख्या विपक्ष की है, तो अब वो नहीं किया जा सकता है। तो एक नई तरह की रणनीति अपनाई गई है कि जब भी विपक्ष अपनी बात को जोर शोर से रखे तो उसकी आवाज को पूरी तरीके से दबा दिया जाए। यही वजह है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह ने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं, गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और साथ में जिस प्रकार से ये सरकार, मोदी जी और मोदी जी की पूरी सरकार किस प्रकार से गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये सब सर्वविदित है। आखिर क्या दिक्कत है? जब गौतम अडानी जी के वकीलों ने कुछ पैरवी कर दी, वही पैरवी मंत्री जी कर देते, आके वही पैरवी प्रधानमंत्री जी कर देते, तो मामला खत्म हो जाता है। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सभापति का जिस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया है और जो उनका पूरा बिहेवियर है, जिस तरह से वो एक्ट करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने अपने पूरे अब तक के राजनीतिक इतिहास में उन्होंने नहीं देखा है। और मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है प्रियंका चतुर्वेदी ने भी। सुनिए आप क्या कुछ उनका कहना है।
ये जो सदन में कार्रवाई नहीं होने दे रही है, ये पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष नहीं करने दे रहा है। सत्ता पक्ष ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो देश हित के मुद्दे नहीं हैं। ये ऐसे भ्रम फैला रहा है जो देश के हित में नहीं है। मैं अभी भी कहूंगी कि ये जो अदानी के दलाल बनकर और अदानी के प्रवक्ता बनकर रोक रहे हैं सदन की कार्रवाई को, अब इन्वेस्टिगेशन की मांग हम करें कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है वो क्या इनके जेबों में गया है जिस वजह से ये लोग उनको बचाव कर रहे हैं। तो अभी आपने यहाँ पर सुना प्रियंका चतुर्वेदी को, और गंभीर बात उन्होंने कही है कि अडानी के दलाल बनकर एक तरह से कार्रवाई को बाधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि दिग्विजय सिंह को भी आपने सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो बात वकील जो है वो आकर अडानी के कह रहे हैं वही बात प्रधानमंत्री जी कह दें, वही बात मंत्री जी भी कह दें, ये तमाम बात जो है वो कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि लगातार अडानी के मुद्दे पर कार्रवाई बाधित होती हुई नजर आ रही है। और अब से कुछ देर पहले जो कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में उन्होंने तस्वीर शेयर की है। आज प्रधानमंत्री राजस्थान में है और वहां पर स्टेज पर अडानी भी मौजूद है। ये तस्वीर श्रीनिवास बीवी जो है उन्होंने शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट से। तो एक तरफ आप ये देखें कि विपक्ष यहाँ पर मांग कर रहा है कि संभल का मामला है, मणिपुर का मामला है, अडानी का मामला है, इस सब पर आकर जवाब दिया जाए। तो वही आप ये देखिए कि किसी भी तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री को फिल्म देखने का टाइम मिलता है कि वो संसद में आकर फिल्म देखे अपने तमाम नेताओं के साथ मिलकर, लेकिन जो अहम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उससे पूरी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, उससे जवाब नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार एक तरह से विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। और अब आप ये देखिए जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दिया जाता है तो अब पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो हर रोज अलग अलग तरीके से अडानी के इस मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने देखा कि दो जो सांसद हैं उन एक ने मोदी का कटआउट पहना हुआ था चेहरे पर और दूसरे जो है उन्होंने अडानी का, और राहुल गांधी पत्रकार बनकर उनका इंटरव्यू करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें तो नजर आ रही हैं, लेकिन जिनके ऊपर ये जवाबदेही है कि जो भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो दूसरों को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ अजीत पवार को अपनी गोद में बिठा रहे हैं, दूसरी तरफ अडानी के मामले पर कोई जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल गंभीर है, लेकिन सवाल यही है कि अगर इसी तरीके से पार्लियामेंट की कार्रवाई अगर सत्ता में बैठे लोग बाधित करते रहे और एक तरह का देखिए आप हर कुछ दिन के बाद हेडलाइंस मैनेजमेंट का एक नया खेल रचा जाता है, जहां पर सीधे तौर पर आप ये देखिए कि अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि अडानी का क्योंकि मामला राहुल गांधी और विपक्ष उठा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। ये आप ये देखिए कि इसके तार ओसीसीपीआर से लेकर जॉर्ज सोरोस से लेकर और न जाने किस किस से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जवाब नहीं देना है और इन तमाम चीजों से भटकाना है। यही वजह है कि लगातार विपक्ष इस पर दबाव बना रहा है। तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो सियासी घमासान है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक इसी तरह से कार्रवाई बाधित होती रहेगी, क्या सरकार को वाकई में जवाबदेह बनाया जाएगा। और दूसरा मसला महाराष्ट्र में जिस तरह से पूरा घमासान चल रहा है उस पर कब विराम लगेगा। और मेरे साथ महाराष्ट्र के बेहद सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश पोहारे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और चंद ही मिनटों में मेरे साथ विवेक देशपांडे जी भी जुड़ेंगे। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे प्रकाश जी कि 12 दिन के बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है और उस शपथ ग्रहण समारोह में आप ये देखिए कि एक मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। शिंदे अभी भी नाराज हैं। शिंदे को गृह मंत्रालय चाहिए लेकिन बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अजीत पवार के वारे न्यारे हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? अजीत पवार पर तमाम चीजें निछावर करने के लिए बीजेपी तैयार है और शिंदे को पूरी तरीके से दरकिनार कर रही है। ये इसकी क्या वजह देखते हैं? क्या आपको लगता है शिंदे कोई आने वाले वक्त में बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वो सरकार में नहीं शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रेशराइज किया गया और वो सरकार में शामिल हुए। नहीं, देखिए
बुशरा जी, ये शिंदे को तो दरकिनार कर नहीं सकते, एक बात तो बिल्कुल पक्की है। बिल्कुल कोई हालत में वो दरकिनार नहीं कर सकते। और जो तरीके से ये महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, ये कोई ऐसी स्थिति बहुत दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि हर जगह से इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ईवीएम के बारे में भी लोग काफी उत्तेजित है, नाराज है। कई गांवों के अंदर इस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं और उसके बाद में सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। प्लस अनेक गांवों के अंदर ये मॉक पोल भी कई लोग करने की मुझे खबरें हैं। मैंने भी 6 तारीख को एक मॉक पोल रखा था, लेकिन मुझे ये रिक्वेस्ट की गई कि अभी भाई 6 तारीख को ये हमारा महाराष्ट्र के अंदर एक तो ये उस दिन काफी परेशानी रहती है, ये बाबरी मस्जिद का, और प्लस ये अपना अम्बेडकरी जनता का वो ये रहता है उस दिन। तो वही हिसाब से उन्होंने कहा, तो हमने बोले भाई ठीक है चलो, और कोई अच्छी तारीख लेके करते हैं। तो उसके बाद में बीच मुझे काफी लोगों से संपर्क भी हुआ कि हमको भी करना है हमारे गांव में, हमको भी करना है हमारे गांव में। तो वो हिसाब से ये सारी बातें तो होने वाली है अभी फिलहाल के अंदर। महाराष्ट्र की सियासत इसके आगे कोई शांति से चलने वाली नहीं है। अभी अजीत पवार को ले रहे हैं साथ में, और शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि अभी शिंदे जो है इनके राजदार है। इनके सारे राज तो अभी शिंदे को मालूम हुए हैं। उसके बाद में इलेक्शन में किस तरीके से मनी मैनेजमेंट, वोट मैनेजमेंट, ईवीएम मैनेजमेंट हुआ है, ये सारी बातें अभी कॉमनली है। और शिंदे ने अगर मुंह खोला तो इनके लिए ये काफी भारी पड़ेगा। तो इसीलिए ये इमीडिएटली खुद होके तो दरकिनार नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे और शिंदे को और कोई दूसरे तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे। ये बात तो बिल्कुल जाहिर है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। विवेक देशपांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सवाल मेरा यही है कि महाराष्ट्र में जो पूरा अभी भी घमासान चल ही रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। भले ही हम ये देखें कि स्पीकर बना लिए गए हैं विधानसभा के, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री की शपथ हो गई 12 दिन के स्ट्रगल के बाद, लेकिन शिंदे अभी भी अपने गार्ड्स ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी गृह मंत्रालय चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय उनके पास था, लेकिन बीजेपी उनको देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। आप ये देखिए कि एक वो वक्त था जब उनके ऊपर किस तरह से भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हुए मंचों से प्रधानमंत्री और अमित शाह क्या क्या कहते हुए नजर आते थे, और आज उन्हीं को फाइनेंस मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार है। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे की सियासत क्या है? और उसी से एक और जुड़ा मेरा सवाल कि दिल्ली में जिस तरह से पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है विपक्ष का गला घोटने की पूरी कोशिश है और ये एक नई तरह की रणनीति अपनाई गई है कि हम जवाब भी नहीं देंगे और आपको भी नहीं बोलने देंगे पार्लियामेंट के अंदर? मिश्रा जी, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, जो कुछ भी हो रहा है वो वैसे बहुत ज़्यादा कुछ छुपा हुआ नहीं, मतलब उसमें किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि एक नाथ शिंदे जो है वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, और वो हवाला दे रहा है कि पिछली बार जब मंत्रिमंडल बना था उसमें देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने थे, तो गृह मंत्रालय उनके पास था, और उसी न्याय के साथ अभी गृह मंत्रालय जो है वो मेरे पास होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन वो ठीक है, जहाँ तक गृह मंत्रालय का सवाल है, बीजेपी कहीं भी सत्ता जहाँ सत्ता में वहाँ शामिल हो, कहीं भी गृह मंत्रालय वो अपने हाथ से किसी और के हाथ में नहीं जाने देगा, ये स्पष्ट है। क्योंकि गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जहाँ पे सारी जो राज है वो छुपे होते हैं, और सारी कार्रवाइयाँ जहाँ से शुरू होती है, तो किसी भी तरह से वो सूत्र अपने हाथ से बीजेपी जाने देगी, ऐसा नहीं होगा। और एकनाथ शिंदे को किसी लिहाज से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे गृह मंत्रालय देने की बात, ये स्पष्ट है। वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मान जाएंगे और उनको वो दे दी जाएगी। मुझे लगता है एकनाथ शिंदे शायद उसी के लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत है, उसी के लिए उनकी पूरी कोशिश चल रही, कम से कम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिल जाए। तो वो
वो हो सकता है, लेकिन उनको भी पता है कि गृह मंत्रालय वो नहीं देंगे। अब मुझे कहीं न कहीं ये भी एक आशंका आती है, कोई उसको कॉन्स्पिरेसी थियरी कहेगा कि गृह मंत्रालय चाहने के पीछे, एक नाथ शिंदे के गृह मंत्रालय चाहने के पीछे केवल एक नाथ शिंदे है या फिर उनकी शिवसेना, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर टॉप बीजेपी के सब शीर्ष नेताओं में भी कोई लोग तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में न रहे और वो शिंदे के हाथ में रहे। हमने देखा है पिछले 2.5 साल में किस तरह से एक नाथ शिंदे दिल्ली आते रहे, कई बार वो अकेले भी गए और अमित शाह से मिले, और ये ऐसा एक लोगों में समझ भी बन गई थी कि भाई ये एक नाथ शिंदे और अमित शाह इनके बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, इस तरह की समझ भी बन गई थी। तो क्या एक नाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहने के पीछे कहीं मतलब अमित शाह की मंशा तो नहीं है कि गृह मंत्रालय जो एक नाथ शिंदे के पास रहे और देवेंद्र फडणवीस को न मिले? ये भी हो सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो रहा है और वो आने वाले समय में आपको तकलीफ दे हो सकता है, आपका मतलब आप जिस पद की लालसा में बैठे हैं उस पद के लिए जी। शायद अगर उसको तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपने रास्ते से अगर किसी भी तरह से हटाना है तो आप तो करोगे। मतलब ये हमने देखा है, संजय जोशी के साथ होते हुए देखा है, और उस राजनीति का बीजेपी में बहुत पुराना चलन है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर हो तो उसको अंदर के लोग ही हटा देते हैं। हमने गडकरी के साथ ये होते हुए देखा है। जब गडकरी जी का नाम चल रहा था 2012-13 में प्रधानमंत्री के तौर पर, जब उनको देखा जा रहा था संघ की तरफ से, तो किस तरह से बीजेपी के अंदर से ही खेल खेला गया और बीजेपी और गडकरी को दरकिनार करने की दृष्टि से पूर्ति समूह जिसके वो प्रमुख थे, उस समूह के बारे में कुछ खबरें मीडिया में प्लांट की गई। ये बीजेपी के अंदर से हुआ है। तो और ये बहुत पुरानी परंपरा है, बीजेपी आरएसएस में बहुत पुरानी परंपरा है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के हाथ न जाए, इसका प्रयत्न कहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच में तो नहीं हो रहा है। मुझे तो इसकी भी शंका आती है। मतलब जिस तरह के ये लोग हैं, इस तरह के इनका चाल चरित्र है, उस दृष्टि से बिल्कुल इसको नकार नहीं सकता। और एक नाथ शिंदे के पीछे अगर अमित शाह खड़े हैं तो उसके पीछे शायद बीजेपी की जो अंतर्गत जो राजनीति है वो भी उसके पीछे हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। खैर ठीक है, वो तो स्पेकुलेशन वाला पार्ट रहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा आपने सवाल संसद के बारे में पूछा। देखिए, जिस तरह से संसद चलने नहीं दी जा रही है, अब आरोप तो विपक्ष पे लगाया जाता है, लेकिन चलने ये नहीं दे रहे, क्योंकि ये किसी भी विषय पर चर्चा नहीं चाहते। किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर ये लोग चर्चा नहीं चाहते। जहां मोदी जी को कहीं भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा विषय तो बिल्कुल नहीं। और ऐसा विषय है ना अदानी, क्योंकि अदानी और मोदी जी बहुत खास घनिष्ठ मित्र है, और अदानी को कहीं भी कोई भी अदानी के ऊपर आंच ना आए, इसकी पूरी कोशिश ये जो मोदी की सेना है बीजेपी की, वो करते रहती है। वो 2-3 लोग तो उन्होंने परमानेंटली खड़े ही कर दिए है। वो कौन सा एक त्रिवेदी है, वो हिमांशु त्रिवेदी, और फिर वो आईटी सेल वाला, जो क्या नाम उसका आईटी सेल वाला है, वो और ये तीसरे, जी अमित मालवीय, और तीसरे और एक है, वो 3 लोग खड़े कर दिए। वो बिल्कुल उनका यही है कि वाचालगिरी करना, यही एक उनको काम दिया गया है, वो खड़े हो जाते हैं। तो उसी के तहत ये अभी सोनिया गांधी के ऊपर जो एक इन्होंने आरोप लगाया है, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। अब देखिए, जहां तक इस संस्था का सवाल है, जिस संस्था की वो वाइस प्रेसिडेंट बताई जा रही है, उसका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ। वो डेमोक्रेटिक फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक, ऐसा कुछ है वो।
और ये कह रहे हैं कि हम्म। वो जॉर्ज सोरोस ने फंड किया हुआ है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कश्मीर को एक अलग देश मानती है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सोनिया गांधी जुड़ी है बतौर एक वाइस प्रेसिडेंट के। अब इसमें बतौर एक वाइस प्रेसिडेंट के वो को कोराजोन एक्विनो भी है शायद उसमें। वो भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है क्योंकि जब वो मेरे ख्याल से शी इज द वीडियो विडो ऑफ फॉर्मर वो बेनिग्नो एक्विनो जो फिलीपींस के जो या फिर कहाँ के मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वहाँ के जो जी। प्रेसिडेंट की वो पत्नी थी, वो काफ़ी हम्म। कंट्रोवर्शियल रही है। तो इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में सोनिया गांधी का नाम जुड़ा है। ये बात अभी वो उसकी चर्चा उन्होंने शुरू कर दी है ताकि जो मेन विषय है अदानी का वो डाइवर्ट हो जाए। खैर वो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सोनिया गांधी का नाम अगर जुड़ा है तो उसमें मिखाइल मिखाइल गोर्बेचोव भी है, उसमें और भी 2-3 नाम है जो रिस्पेक्टेबल नाम है। तो और उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड है कश्मीर के बारे में अगर ये है कि कश्मीर अलग देश है तो कांग्रेस ओज एन एक्सप्लेनेशन टू द नेशन। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्यों जुड़े हैं ये कांग्रेस ने बताना जरूरी है। मतलब कांग्रेस है इसलिए हम उसको क्लीन चिट दे सकते हैं ऐसा नहीं है। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका कश्मीर के बारे में ऐसा स्टैंड है और उसके साथ में सोनिया गांधी जुड़ी है तो कांग्रेस को एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है इस बात का कि ऐसा क्यों है और ऐसा है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो कैसे क्या एविडेंस है इस बात का कि वो इनके साथ में जुड़े नहीं है और ये आरोप उन पर क्यों लग रहा है। तो खैर लेकिन डाइवर्शनरी टैक्टिक ये बीजेपी का पॉलिटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसके तहत पार्लियामेंट और बाकी पार्लियामेंट के बाहर का पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट के अंदर का और पार्लियामेंट के बाहर का पॉलिटिक्स, कहीं भी डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री टूल्स जो है उसका इस्तेमाल जो है उसको स्टोन वॉल कर देना। किसी भी तरह का जी। पार्लियामेंट्री टूल आप इस्तेमाल न कर पाए ये इंश्योर करना, और पार्लियामेंट के बाहर किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल करके आप उनके खिलाफ कोई भी बात न कर पाए ये इंश्योर करना, और आपको किसी भी तरह से प्रोटेस्ट करने का कोई मौका न देना या फिर आपके प्रोटेस्ट को दबा देना या फिर डाइवर्ट कर देना, ये है बीजेपी का टैक्टिक। तो बीजेपी प्रोटेस्ट और विरोध चाहती ही नहीं है क्योंकि वो सिंगल पार्टी सिस्टम चाहती है। उनका अंततोगत्वा उनका जो ध्येय है वो भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम लाना है। इसलिए वो कहते हैं कि 100% भाजपा, ये जो नारा है ऐसे ही नहीं है। तो ये इनका हम्म। एम है, इसलिए कांग्रेस को खत्म करना है। तो किस तरह से कांग्रेस को खत्म कर सकते हैं? बहुत आसान है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जान जो है पूरी गांधी फैमिली में, ऐसा बीजेपी को लगता है और जिसमें सच्चाई भी है। आप गांधी फैमिली माइनस कर दे, कांग्रेस आज भी, आज तो इतनी बुरी स्थिति में है गांधी फैमिली होने के बाद भी, गांधी फैमिली को आप माइनस कर दीजिए, कांग्रेस खत्म है, तितर बितर हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये जी। बीजेपी का मेन जो है गांधी फैमिली, इसलिए कि गांधी फैमिली को अगर वो बीजेपी कांग्रेस से माइनस करवा दे तो कांग्रेस खत्म हो हम्म। जाएगी और फिर सिर्फ बीजेपी का राज इस देश में रहेगा। ये है बीजेपी का लार्जर प्लान जो है वो ये है। तो इसके तहत वो कांग्रेस को किसी भी तरह से कोई भी एडवांटेज न मिले इसकी कोशिश में रहती है, और गांधी फैमिली को जितना हो सके डिस्क्रेडिट कर सके ताकि कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस को जिस स्थिति में वो ले जाना चाहते हैं उस स्थिति में ले जाने के लिए उनको मदद हो। तो ये सारी राजनीति मुझे लगता है महाराष्ट्र, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है वो, और संसद में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे में मुझे लगता है इस तरह की राजनीति है। और जी। बहुत सिनिस्टर तरीके से और बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत ही हार्टलेस और ब्रूटल तरीके से इस राजनीति का अवलंब बीजेपी की तरफ से होता है। ये हमने पिछले 10 साल से देखा है। इसके आगे और ज्यादा ब्रूटल होगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं। जी, बिल्कुल। और ये हम देख भी रहे हैं लगातार कि विपक्ष चाहे कितनी भी ताकत के साथ एकजुट होकर किसी भी मुद्दे को वो उठाए, सरकार को झुकाने की कोशिश करे, तो आप ये देख आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ कह रहे थे विवेक जी? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी। अभी। हाँ। जी।
तो वो क्या कुछ अभी हम ये देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह की रणनीति एक तरह से इस बार बनाई गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि विपक्ष ताकतवर है, विपक्ष की संख्या बड़ी है और ऐसे में अगर वो एकजुट होकर जोर-शोर से जिस भी आवाज़ को उठाएगा, उन्हें जवाब देना होगा। तो ऐसे में एक नई तरह की रणनीति कि उन्हें बोलने ही ना दिया जाए और जैसे ही कार्रवाई चले दोनों ही चाहे लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, जगदीप धनखड़ तो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि वो एक टीचर की भूमिका में है, वहाँ स्टूडेंट है और वो हर दूसरी बात पर लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं और वो ज्यादा बोलते हैं पूरे उस सेशन में और जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जैसे वो बोलने खड़े होते हैं, आप ये देखिए क्या कुछ होता है और आज हमने देखा कई तरह की नोकझोंक हुई, कई कांग्रेस नेताओं के साथ नोकझोंक हुई, इसके अलावा भी कई और जो पार्लियामेंटेरियन है उनके साथ नोकझोंक हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तो अलग ही तरह का जगदीप धनखड़ जो है उनके साथ नोकझोंक होती हुई नजर आई। लेकिन इसका असर कुछ भी नहीं होता है। अडानी का मामला वहीं का वहीं है, संभल का मामला वहीं का वहीं है, संभल में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है अभी तक भी और पार्लियामेंट का रुख नहीं करते हैं प्रधानमंत्री और जब उनको अपना कोई काम करना होगा या कोई बिल पास कराना होगा या कोई ऐसा मतलब होगा जहां उनको बोलना होगा तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट की कार्रवाई बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी। तो इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है कि सड़कों पर किसान हो, छात्र हो तो उनके पर लाठियां बरसाई जाए, उन्हें दिल्ली ना आने दिया जाए, उनकी बात को ना सुना जाए, विपक्ष जब मामलों को उठाए तो उनको बोलने ना दिया जाए और उनको पार्लियामेंट में एक तरह से उनकी आवाज, उनके माइक्स जो है वो बंद कर दिए जाए। ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। मैं लौट रही महाराष्ट्र की सियासत पर क्योंकि बात मैं प्रकाश जी से करने जा रही हूँ। प्रकाश जी, क्या आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जैसा हाल क्या एकनाथ शिंदे का हो सकता है? क्या ये होना ही है कि पहले शिवसेना को दो हिस्सों में बांटा और उसके बाद अब ये पूरा का पूरा प्लान है कि कैसे एकनाथ शिंदे को कमजोर किया जाए? क्योंकि जो पॉलिटिक्स या जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है, वही वोट बैंक लगभग एकनाथ शिंदे का है, उनकी पार्टी का है और अपने वोट बैंक को किसी भी कीमत पर बीजेपी शेयर नहीं करना चाहेगी। तो अभी तो उसकी मजबूरी है कि केंद्र में उनको एकनाथ शिंदे चाहिए, राज्य में भले ही ना चाहिए उस तरह से, लेकिन बीएमसी का चुनाव है तो तब चाहिए होंगे और अभी शायद वो अपना पूरा खेल खुलकर नहीं कर दिखाना चाहती है, तो अभी थोड़ा ठंडा करके खा रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे का हश्र उद्धव ठाकरे जैसा भी हो सकता है, क्या इसमें आपको लगता है कोई दो राय नहीं है? नहीं, इस बारे में तो कोई दो राह नहीं है। देखिए, उनको जरूरत तो नहीं है, टेक्निकली उनको एकनाथ शिंदे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अजित पवार उनके साथ में है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ओपनली तो एकनाथ शिंदे को बाजू साइडलाइन करेंगे नहीं। वो मौका ढूंढते रहेंगे एकनाथ शिंदे को बाजू में करने का, बोले और उसके ही क्या बोलते गले में उसी की मालाएं पहनाएंगे और उसके बाद में ये अभी उसको कुछ दिन के लिए तो एकनाथ शिंदे को इनको खींचना ही पड़ेगा। इमीडिएटली तो ये एकनाथ शिंदे को दूर नहीं कर सकते, इतनी बात पक्की है, आप समझ लीजिए। और उसके बाद में क्या है कि अभी जिस चीजों का आपने अभी जिक्र किया कि ये कोई चीज के ऊपर चर्चा नहीं होने दी, जैसे संभल की होगी या ईवीएम के बारे में लोग रास्ते पे आ रहे होंगे या मॉक पोल करवाना चाहते हैं। आपने देखा है वो क्या, इनको क्या फर्क पड़ता था? समझ लो वो एक जो मरकटवाड़ी गांव है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां समझ लो गांव वाले कर रहे थे, वो उनके पोलिंग का और जो चुनाव हुआ उसका तो कोई ये नहीं था ना, कनेक्शन नहीं था कि वो यहाँ पे जो ये आए वो उसके बाद में उधर बताए। वो तो कोई वो गांव वाले अपनी इसके लिए कर रहे थे। और इस देश के अंदर गांव जो है, ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा जो है, ये क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट से भी ऊपर है। उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना कलेक्टर कुछ बोल सकता, ना कुछ कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पंचायत राज के अंदर जो उनको अधिकार देके रखे हैं गांव वालों को, वो चाहे वो कर सकते हैं, वो उनकी खुद की ये बॉडी है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से वहां रोका गया, उसी के कारण ये दिखता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ये तो जरूरत क्या थी, इतनी सारी पुलिस की फौज वहां करवा दी, वो गांव वालों के ऊपर क्या बोलते उसको, ये मुकदमे दायर कर दिए। ये जरूरत नहीं थी ना ये सारी चीजों करने के लिए। और ये सारी की सारी बातें इसीलिए हो रही है कि जैसा जिसका आपने जिक्र किया या विवेक जी ने भी जिक्र किया कि ये जो इश्यूज आए, वो इश्यूज के ऊपर से दूसरे तरफ
क्या बोलते हैं उसको, ध्यान डाइवर्ट करने का आप बोल रही थी। तो और उसके बाद में ये जो उन्होंने उसके अंदर के लगा के रखे, ये क्या अपना अमित मालवीय होगा या कुछ। देखिए अडानी के बारे में तो ये कुछ भी सुनना नहीं चाहते, एक बात तो बिल्कुल पक्की आपको मालूम है। पिछले बार भी अपना राहुल गांधी ने जैसा अडानी का विषय छेड़ा, उन्होंने क्या कर दिया आपको मालूम है। राहुल गांधी को किसी ना किसी तरीके से उन्होंने संसद से आउट करवा दिया है 2-3 महीने के लिए। यानी उन्होंने तो पूरी कोशिश किया था, लेकिन राहुल गांधी आए वापिस से। तो ये जो सारी बातें चल रही है, ये अभी फिलहाल में तो मैं इतना ही बोलूंगा कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर इन इंडिया, या गणतंत्र खत्म हो चुका है। देश में अभी गणतंत्र बचा कहाँ है, मुझे बताइए ना। ये कोई तरीका तो है ही नहीं। अगर हम लोग गणतंत्र के विश्वास रखते हैं और ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में एक ही बोलूंगा कि देखिए एक सीता मैया के ऊपर एक आदमी ने सिर्फ उंगली उठाई थी, एक आदमी ने, तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देने लगे। या तो लाखों करोड़ लोग वो ईवीएम के ऊपर जब सवाल कर रहे हैं, अविश्वास बता रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम क्या है। और ये तो मोदी जी खुद भी बोलते थे ना कि ईवीएम पे वोटिंग नहीं होना चाहिए, खुद ही बोलते थे। ये इनका पूरी बीजेपी का खेमा एक जमाने में बोलता था जब ये सत्ता में नहीं थे। लेकिन अब जब सत्ता में आ गए, ईवीएम के मार्फत से आ गए, और इन्होंने पूरा चीज तरीके से किया है, वो तो सारी बातें क्लियर आ गई है। क्योंकि ये सारे ईवीएम जो बने हुए हैं, ये गुजरात में बने हुए हैं, और वो कंपनी के अंदर बीजेपी के ही 4 लोग डायरेक्टर है, और उसके अंदर पहला होगा ईवीएम विदाउट चिप का, विदाउट कनेक्शन का। लेकिन ये तो पूरा विद चिप है, ये तो पूरा क्लियर हो गया है। और कई गाड़ियां पकड़ी गई है इसके बारे में कि वो किस तरीके से वो राउटर से हैकिंग कर रहे थे, किस तरीके से उसके अंदर अपना क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क लगी हुई थी और कर रहे थे। अच्छा वो एक जगह पे नहीं मिली ना, ये मराठवाड़ा में मिली। उसके बाद में जी वही गाड़ी जो है ये मुंबई के पास में भी मिली, सेम गाड़ी। इसके पहले ऐसी गाड़ियां कभी देखी नहीं गई। तो ये तो बातें अभी कोई छुपी हुई रही नहीं है, और कई टेक्निकल लोगों ने भी उनके एक्सप्रेशन दिए कि ये किस तरीके से हैक हो सकता है। तो अब ये इनको तो बस ये है कि कुछ भी करके लोगों को असल मुद्दे पे आने ही नहीं देना है। तो इसीलिए ये सारी की सारी ये सब घुमाने का पॉलिटिक्स चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। जी बुशरा जी। जी, बिल्कुल। डाइवर्ट किया जा रहा है, हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल है और नई-नई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो गढ़ी जा रही हैं ताकि पूरी तरीके से इस मामले को डाइवर्ट किया जा सके और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गुलाम मीडिया है, उसको हेडलाइंस दी जा सके कि आखिर आपको डिबेट जो है वो किस पर करनी है और जो अहम मुद्दे हैं, उनसे भटकाना है। तो ऐसे में फिर विवेक जी, क्या रणनीति विपक्ष की होनी चाहिए? क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर तो आप अडानी का मुद्दा उठाकर आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं, तथ्य पेश किए जा रहे हैं, हम जैसे लोग डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक नए तरीके का आज हम देखें कि एक नए तरीके से उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया कि 2 सांसदों को, एक को अडानी, एक को मोदी बनाया, उनका इंटरव्यू करते हुए नजर आए पत्रकार की तरह। तो वो अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन अडानी का नाम पार्लियामेंट के अंदर लेना गुनाह हो गया है, गुनाह अजीम हो गया है हम कह सकते हैं, क्योंकि आप नाम जबान से लें और ऐसा लगता है कि पूरी चेयर को ऐसी एक परेशानी होती है कि फौरन कार्यवाही स्थगित हो जाती है। ना संभल की बात हो रही है, ना मणिपुर की बात हो रही है, यानी कि जिस पर दुखती रग है नरेंद्र मोदी की, जिनके पास जवाब नहीं है, उस किसी मुद्दे पर विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर अगर बोल ही नहीं पाएगा, तो फिर सरकार को जवाबदेह कैसे बनाया जाएगा? क्या रणनीति में किसी बदलाव की जरूरत है? कैसे देखते हैं फिलहाल जो दबाव बनाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है, उसका असर सत्ता पक्ष पर क्यों नहीं होता? क्या वो बेशर्म हो चले हैं या उनको ये लग चला है कि कुछ भी आप करते रहिए, हमें जहां सत्ता हासिल करनी है, हम वहां पर येन-तेन, कोकेन, हम ईवीएम, चुनावी धांधली, ये सब कुछ करके हम वहां सत्ता हासिल कर लेंगे। आप उठाते रहिए, मुद्दे उठाते रहिए, हमें जो करना है वो है सत्ता हासिल करना और वो हम ऐसे भी हासिल कर रहे हैं। मिश्रा जी, ये बात तो मैंने पहले भी कही है और अ, फिर दोहराता हूँ कि बीजेपी ने उस कला को साध लिया है जिसमें पॉलिटिक्स में चाहे आप कितना भी प्रभावी पॉलिटिक्स कर ले, आप चाहे कितना भी पब्लिक मोबिलाइजेशन कर ले, आप चाहे कितना भी अच्छा नैरेटिव गढ़ ले, आप पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, कहीं भी हो, आप चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाल लीजिए और 2-4 निकाल लीजिए भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन आपकी किसी भी अच्छी राजनीति का अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। मतलब
परिणाम अगर आएगा तो बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। ये कला बीजेपी ने साध ली है, जिसको मैं कहता हूँ कि डीलिंकिंग इलेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अपनी जगह चलता रहेगा, आपको क्या करना है, आपको किस तरह से बीजेपी के खिलाफ क्या मुद्दे उठाने हैं, कितना भी प्रभावी आपका मुद्दा उठाने का तरीका कितना भी प्रभावी हो, और चाहे पब्लिक मोबिलाइजेशन आपके तरफ से कितना भी हो जाए, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। तो उसके तहत जो भी इनके पास में पैतरे है, मतलब ईवीएम मैनिपुलेशन से लेके इलेक्ट्रल लीज से लेके फिर पैसे बांटने तक के, रेवड़ी बांटने तक के, और दबाव तंत्र, साम दाम दंड में सारा, ये सारा का सारा तंत्र इन्होंने इतना अच्छा विकसित कर लिया है कि आप कितना भी बढ़िया पॉलिटिक्स कर ले, बहुत अच्छे पॉलिटिकल मूव्स आप खेल ले, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव तो यही जीतेंगे। ये जो इन्होंने साध्य किया है, इसके बाद फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है? अच्छा, ये आपको कोई भी मैंने पहले भी कहा, आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मींस या टूल या फिर कोई भी पॉलिटिकल टूल या मींस आपको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। आपको किसी नियम के तहत पार्लियामेंट में कोई मुद्दा उठाना है तो धनखड़ जी खड़े हो जाते हैं। वो बहुत पता नहीं कि वो जो उनकी किसी ने नकल उतारी थी, बनर्जी साहब ने टीएमसी के पार्लियामेंट के बाहर पिछली बार, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत टेम्पटिंग होता होगा किसी को भी, वो जिस स्टाइल से बात करते हैं धनखड़ जी, तो किसी को भी बहुत टेम्पटेशन होता होगा उसकी उनकी नकल उतारने का। पर्टिकुलरली जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो बिल्कुल उतारेगा। वो बहुत ही खास इंटरेस्टिंग स्टाइल से बात करते हैं धनखड़ जी, कि कोई भी कलाकार आदमी हो उसके अंदर का कलाकार जागृत हो जाए और उनकी नकल उतारे। वैसे ही उनका स्टाइल है धनखड़ जी का। नहीं 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 नहीं, आप अदानी की बात नहीं कर सकते, एकदम खड़े हो जाते हैं वो। क्यों नहीं कर सकते? जी तो ये इस बात का एविडेंस है, प्रूफ है कि अदानी ने किस तरह से इस पूरे देश पर अपना शिकंजा कस लिया। एक आदमी कैसे पूरे देश को अपने कब्जे में कर लेता है, उसका ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। मोदी और अदानी, दो लोगों का राज चल रहा है भारत में, सिर्फ दो लोग, दो व्यक्ति, 140 करोड़ जहां पर लोग हैं, 140 करोड़ की पूरे देश पर सिर्फ दो लोग राज कर सकते हैं। ये जो बात है, ये बहुत ही जबरदस्त, अचंभित करने वाली बात है। वो जो चाहते वही होता है। यानी किस तरह से इन्होंने शिकंजा कसा है, आप देखिए। आप एक शब्द नहीं बोल सकते अदानी के खिलाफ। अब कोई बोलेगा कि देखिए आप ही तो बात कर रहे हैं, आप तो अभी डिबेट में बैठे और आप अदानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको तो बात करने दी जा रही है। अभी मेरे बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे बात करने दी जा रही है। राहुल गांधी के बात करने से फर्क पड़ता है, इसलिए आप राहुल गांधी को नहीं करने दे रहे। मुझे मत करने दीजिए, चलेगा। आप राहुल गांधी को तो करने दीजिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और वो पार्लियामेंट के अंदर किसी नियम के तहत उठाना चाहते हैं, वो उठाना चाहते हो, चाहे अपोजिशन का दूसरा कोई लीडर उठाना चाहते हो, आप उसको कैसे नहीं बोल सकते? कैसे नहीं भाई? उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला अमेरिका से, और ये इनकी पार्टी बीजेपी ये स्टेटमेंट इशू करती है कि जॉर्ज सोरोस के साथ में मिलकर भारत के खिलाफ, भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये क्या बीजेपी के कहने की बात है? ऐसा अगर है तो मोदी जी क्या सो रहे हैं? अगर भारत को डिस्टेबलाइज करने की बात है, चल रही है, और ये बीजेपी को पता है और बीजेपी स्टेटमेंट इशू कर रही है, तो मोदी जी इसका मतलब सो रहे हैं। मोदी जी का ध्यान कहाँ है? बीजेपी ने सवाल तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि आपको हमने बिठाया किस लिए है? इस तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ चलता रहे और आप सोते रहे, इसके लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया, ऐसा बीजेपी ने मोदी जी को पूछना चाहिए। और मोदी जी के तो मित्र है, सारी दुनिया में उनका बड़ा नाम है। तो अमेरिका से बात, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात है। अगर ऐसा कुछ भारत के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, और हो सकता है उसमें आप डीबीलाई भी शामिल है, मैं भी हूं, आप भी है, और फिर जो भी बीजेपी के विरोध में खड़े वो सारे उस षड्यंत्र का भाग है। तो आपका कर्तव्य, दायित्व क्या होता है? एक सरकार के नाते आपका दायित्व है कि आप उस षड्यंत्र को फेल करें, और आप अमेरिका से ये बात आप करें, बीजेपी नहीं। आपने बीजेपी को ऑथराइज किया। फिर ये जो हमारे बहुत पढ़े लिखे विदेश मंत्री है
जयशंकर क्या क्या तो एस जयशंकर जी। वो क्या करते हैं? हाँ, तो उन्होंने नहीं उठाना चाहिए ये मुद्दा कौन उठा रहा है? बीजेपी। बीजेपी की क्या लेजिटिमेसी है? ये अमेरिका के खिलाफ ये मुद्दा उठाना किसने चाहिए? भाई देश के खिलाफ अगर कुछ चल रहा है, अमेरिका में डीप स्टेट है जो भारत के खिलाफ डिस्टेबलाइजेशन का कोई प्लान वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस विषय को उठाने का दायित्व किसका है? बीजेपी का है कि मोदी जी का है? तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और वो जयशंकर है, वो क्या कर रहे हैं? शिवशंकर जो भी है, वो क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं। आप उठाइए यूएस के साथ में ये मुद्दा। अमेरिकी दूतावास को स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत की जो रूलिंग पार्टी है वो इस तरह की बात करती है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसा अमेरिकी दूतावास को स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है। एक भारत में बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कभी कि अमेरिकी दूतावास ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट इशू किया हो। ऐसा बहुत रेयरली हुआ है। इनके राज्य में जो कुछ भी होता है सब रेयर ही होता है, कहीं कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में पहले। वो सारी बातें ये कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बीजेपी को अधिकार ही नहीं है ये बात उठाने का, ये काम करने का, ये इसका दायित्व है मोदी जी का। और वो उठाए जो बाइडन के साथ, और जो बाइडन नहीं सुनते तो फिर उनके मित्र आए हैं ट्रम्प, उनके साथ उठाए। सिर्फ गले मिलने से थोड़ी बात चलती है। कहीं भी जाके अगर आप किसी विदेश के नेता के गले मिल रहे हैं, ये नई इन्होंने एक तरीका ढूंढा है गले मिलने का, क्या फायदा है? तो कहने का मतलब ये कि ये अभी जिस मोड़ पर राजनीति आई है वहां पर केवल विजिलेंटिज्म, पार्लियामेंट के अंदर भी विजिलेंटिज्म, पार्लियामेंट के बाहर भी विजिलेंटिज्म, चिल्ला चिल्ला कर दबा देना है, हम नहीं सुनेंगे आपकी, पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं। और विजिलेंटिज्म का एक जो स्टेज होता है वो मारपीट का भी होता है। इनके लोग जिस तरह करते हैं, मुसलमानों को पकड़कर सड़क पर मारते हैं, या फिर किसी मस्जिद को मंदिर बनाकर उसको हथियाने का काम करते हैं। तो ये जो विजिलेंटिज्म है, इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना खुला छोड़ दिया है कि अभी बीजेपी भी एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव कर रही है, रूलिंग पार्टी होकर। वो बाकी तो है वो विश्व हिंदू परिषद और वो क्या क्या है वो, और कौन सा बजरंग दल वगैरह, ये तो है ही, लेकिन बीजेपी भी उसी तरह से बिहेव कर रही है जिस तरह के स्टेटमेंट किरण रिजिजू करते हैं। देखिए वो बिल्कुल भी किसी मंत्री को नहीं शोभा देगा इस तरह की बातें वो करते हैं। तो ये विजिलेंटिज्म जो चल रहा है पॉलिटिक्स में, विजिलेंटिज्म का प्रयोग जो बीजेपी कर रही है, उसका अंततोगत्वा क्या होगा? आपके पास अगर कोई भी रास्ता नहीं बचा तो फिर आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास रास्ता ही बचा है, रास्ते पर आना है आपको। और रास्ते पर आप आएंगे तो उनके लोग भी रास्ते पर आएंगे, उनके भी समर्थक रास्ते पर आएंगे, और फिर हम आपस में ही लड़ेंगे। गृह युद्ध जिसको कहते हैं, सिविल वॉर, फिर सिविल वॉर होगा। और उसकी पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है, इनकी सारी तैयारी है। आप ध्यान समझते हैं कि इनको आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के द्वारा या फिर इलेक्शन के द्वारा इनको नॉन प्लस कर देंगे, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये स्थिति अभी उस मोड़ पर जाकर पहुंची है जहां पर केवल आपस में सड़क पर लड़ाई होगी, और उसके बाद ही उसका जो नतीजा होगा वो होगा। क्या होगा, मैं बहुत अप्रत्याशित सी बात है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। इस तरह का सिविल वॉर अगर होगा, वो हिंदू मुसलमान का नहीं होगा, वो इनके समर्थक और इनके विरोधक इसके बीच में होगा, और उसमें हिंदू हिंदू ही लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान की तो बात दूर की है। तो ये सारी इस ऐसे गंभीर मोड़ पर इन्होंने भारत की राजनीति को लाके रखा है कि जहां आपको कोई सिविलाइज्ड इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ किस तरह से जूझना है, ये अपोजिशन पार्टीज को ही सिर्फ सोचना है, ऐसा नहीं है, ये आप और हम जैसे लोगों को भी सोचना है, क्योंकि ये समाज की भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहा है विषय, ये सामाजिक स्तर पर आया है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने लेवल पर बीजेपी के साथ लड़े, ऐसा नहीं बचा है। क्योंकि इनका जो सोशल फेस है, इनके जो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो सोशल है। इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सड़क पर आके इस तरह के काम कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं है, तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लोग सड़क पर आ रहे हैं। ये हिंदू
रक्षक दल और क्या क्या अलग अलग तरह के फ्रंट्स बना के ये कर रहे हैं सारे राजनीति। तो सिर्फ कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज के कार्यकर्ता अगर इस लड़ाई में शामिल हो और बाकी जो समाज है जो इनके साथ में इनके विरोध में है, वो समाज अगर अपने घर में बैठा रहे तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पर आपकी भी लड़ाई होनी चाहिए उनके साथ में। ऐसा होगा जब कभी होगा, तब क्या हो सकता है इस देश में, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, बहुत गंभीर चीजें हैं जिसकी तरफ जी आप जाहिर सी बात है आप इशारा कर रहे हैं, खुलकर आप बोल रहे हैं और ये बहुत सोच विचार की जरूरत है कि तमाम तरह के मुद्दे विपक्ष उठाए, तैयारी भी करे, लेकिन उसके बाद नतीजा वो ना आए, क्योंकि जो जनता चाहती है और उसके अलावा जिस तरह की खुली छूट जो है वो अलग अलग जो संगठन बनाए गए हैं उनको दी जा रही है। कभी वो जाके किसी एग्जीबिशन में किसी कश्मीरी दुकानदार को पीटते हैं, तो कभी उसका सामान उठा के फेंकते हैं, तो कभी किसी को भी रास्ते में उठाकर क्वेश्चन करते हैं, किसी को खाने के नाम पर, किसी को पहनने के नाम पर, तो किसी को ऐसे ही। और अब नया इशू है बांग्लादेशी, तो उसके नाम पर किया जा रहा है। तो देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया है वो हमारे सबके सामने है। और जो प्रिविलेज लोग हैं, सो कॉल्ड जिनको कहा जाता है नेतागण जो हैं, उनके साथ भी क्या हो रहा है कि जनता चुनकर उनको भेजती है कि वो उनकी आवाज को उठाएंगे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का अलग अलग तरीके से जो सिलसिला चल पड़ा है वो भी हमारे सामने है। एजेंसी से दबाओ, किसी और तरीके से दबाओ, पार्लियामेंट में आवाज उठाएं तो बोलने ना दो, क्योंकि अब अडानी ही देश और देश अडानी हो चला है। मोदी अडानी है, अडानी मोदी है, ये बात विपक्ष लगातार कहता ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, प्रकाश जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।